Hello students, today I am going to discuss very important topic of statistics, that is normal distribution. The normal distribution was first discovered by English mathematician De Moivre in 1733. A random variable x is said to have a normal distribution with parameter mu, that is called mean, and sigma square, that is called variance, if its probability density function is defined as fx is equal to 1 upon sigma root 2 pi e to the power minus half x minus mu upon sigma to the power 2. X lies between minus infinite to plus infinite and it is 0 for otherwise case. ठीक है, यहाँ पे हम लोग ये देख रहे हैं कि x की वैल्यू माइनस इनफाइनाइट से लेकर प्लस इनफाइनाइट के बीच में कुछ भी हो सकती है, इसलिए x यहाँ पर एक कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है. ठीक है, अगर हम इसीलिए हम इसको प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन कहते हैं. ठीक है, अगर हम यहाँ पर वेरिएबल चेंज करें, रैंडम वेरिएबल x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा की जगह पर z सब्स्टिट्यूट करें, यहाँ पर म्यू मीन है और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये सब्स्टिट्यूशन z इक्वल टू x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा, इसको हम लोग स्टैंडर्ड वेरिएट भी कहते हैं. ठीक है, हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि अगर किसी वेरिएबल की ओरिजिन उसके मीन से और स्केल उसके स्टैंडर्ड डेविएशन से चेंज करेंगे तो जो भी वेरिएबल आता है वो स्टैंडर्ड वेरिएबल कहलाता है. ठीक है ना, स्टैंडर्ड वेरिएबल के लिए मीन की वैल्यू 0 हो जाती है और वेरिएंस ऑफ जेड कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा. सो इन टर्म ऑफ जेड probability density function change into fx is equal to phi z is equal to 1 upon root 2 pi e to the power minus z square by 2 and z lies between minus infinite to plus infinite. ये स्टैंडर्ड नॉर्मल, ये कहलाता है प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन ऑफ स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट. ओके, यहाँ पर नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, उस पर हम लोग डिस्कस करते हैं. देखिए, अगर हम नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का फ्रीक्वेंसी और रैंडम वेरिएबल x के बीच में ग्राफ खींचें, x को अगर हम रैंडम वेरिएबल x को अगर हम x एक्सिस पर ले लें और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन fx को अगर हम y एक्सिस पर ले लें, तो fx का जो ग्राफ होगा वो ये आएगा, बेल शेप्ड में आता है, घंटी के आकार का, और ये ग्राफ x इक्वल टू म्यू लाइन मीन्स x इक्वल टू म्यू मीन्स मीन की लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है. ओके, ये x इक्वल टू म्यू की लाइन है, इसके एक तरफ जैसा ग्राफ होगा उसी तरह से इसकी दूसरी तरफ ग्राफ होगा. इस ग्राफ में नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में मीन, मोड और मीडियन तीनों एक ही पॉइंट पर कोइंसाइड करते हैं, मीन्स तीनों की वैल्यू बराबर होती है, मीन, मोड और मीडियन की. ओके, यहाँ पर हम ये देख रहे हैं कि x इक्वल टू म्यू लाइन पर अगर हम ये देखें इस पॉइंट पर x इक्वल टू म्यू पॉइंट पर, तो आप देख रहे हैं कि जैसे ही हम x की वैल्यू न्यूमेरिकली इंक्रीज करते हैं, ओके, न्यूमेरिकली इंक्रीज का मतलब ये है कि अगर हम बढ़ाएं या घटाएं, ठीक है, तो साइन से मतलब नहीं है, तो इसीलिए हम लोग इसको कहते हैं कि न्यूमेरिकली इंक्रीज कहते हैं, या हम यूँ कहते हैं कि घटाएं लेफ्ट साइड में या फिर राइट साइड में हम अगर मूव करते हैं, तो आप देख रहे हैं कि fx जो है वो डिक्रीजेज रैपिडली.
ओके। इस पॉइंट x इक्वल टू म्यू पॉइंट के लेफ्ट साइड में या राइट साइड में आप देख रहे हैं कि fx की वैल्यू रैपिडली डिक्रीज कर रही है। ओके। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बीटा वन ये कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट्स होता है। बीटा वन की वैल्यू होती है μ3 स्क्वायर अपॉन μ2 क्यूब। बीटा वन की वैल्यू 0 निकल के आती है, ये हम आपको प्रूफ करेंगे आगे, ठीक है। बीटा वन की वैल्यू 0 होने का मतलब ये है कि ग्राफ आपका नॉन स्क्यूड है, मीन्स सिमेट्रिकल है। ग्राफ जो है वो सिमेट्रिकल है x इक्वल टू म्यू लाइन के अबाउट। ओके। बीटा टू की वैल्यू अगर हम कैलकुलेट करें तो बीटा टू की वैल्यू होती है μ4 अपॉन μ2 स्क्वायर। ओके। तो बीटा टू की वैल्यू यहाँ पर 3 निकल के आती है, और हम आपको पहले बता चुके हैं कि अगर बीटा टू की वैल्यू 3 निकल के आती है तो ग्राफ आपका मीजोकर्टिक होता है, ठीक है। मीजोकर्टिक मीन्स नाइदर द ग्राफ इज हाईली पिक्ड नॉर इट इज़ फ्लैट। ओके। तो इसको हम लोग मीजोकर्टिक कहेंगे। यहाँ पर हम एक प्रॉपर्टी और देख रहे हैं ग्राफ में कि जो एक्स एक्सिस होता है वो ग्राफ का एसिम्प्टोट होता है। एफ कर्व का एसिम्प्टोट है। एसिम्प्टोट का मतलब ये होता है कि एक्स एक्सिस ग्राफ को इनफाइनाइट पर टच करेगी। तो आप देख रहे हैं कि जैसे जैसे ये इनफाइनाइट की तरफ ग्राफ बढ़ता है, ये एक्स एक्सिस और ग्राफ के बीच की डिस्टेंस कम होती जाती है और इनफाइनाइट पर जाके ये टच करता हुआ प्रतीत होता है, ठीक है। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा मीन्स ये वाला पॉइंट, यहाँ पे ये म्यू प्लस सिग्मा है, ये म्यू प्लस 2 सिग्मा, म्यू माइनस सिग्मा, म्यू माइनस 2 सिग्मा, म्यू माइनस 3 सिग्मा। तो आप देख रहे हैं म्यू प्लस सिग्मा मीन्स ये पॉइंट, या म्यू माइनस सिग्मा ये पॉइंट, ये दोनों पॉइंट पर ग्राफ जो है वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन शो करता है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन का मतलब ये होता है कि अगर इन पॉइंट्स पर हम ग्राफ पे टेंजेंट ड्रा करें, तो मान लीजिए ये हमने टेंजेंट ड्रा किया, या हम x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा पर टेंजेंट ड्रा करें इस तरह से, तो आप देख रहे हैं कि ग्राफ इस टेंजेंट के एक ओर कॉन्वेक्स नेचर का है, दूसरी ओर कॉनकेव नेचर का है। इसी तरह से आप देख रहे हैं इसके एक तरफ ग्राफ ये कॉन्वेक्स नेचर का है, दूसरी तरफ ये ग्राफ इसका कॉनकेव नेचर का है। अगर किसी पॉइंट पर कोई ग्राफ वन साइड, उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रा करें तो टेंजेंट के वन साइड ग्राफ कॉन्वेक्स नेचर का है और दूसरी तरफ ग्राफ कॉनकेव नेचर का है, तो ऐसे पॉइंट को हम लोग पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कहते हैं। तो नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन के ग्राफ में, के कर्व में x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा और x इक्वल टू म्यू माइनस सिग्मा ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट प्रॉपर्टी आप देख रहे हैं कि अगर हम कर्व का, प्रोबेबिलिटी कर्व का एक्स एक्सिस के साथ कवर्ड एरिया देखें तो ये एरिया 1 होगा, क्योंकि हम ये भी जानते हैं कि ये कर्व प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन को शो करता है, और प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन की ये प्रॉपर्टी होती है कि वो गिवन लिमिट्स में उसका इंटीग्रल हमेशा 1 आता है। ओके। तो आइए हम लोग यहाँ से इसको प्रूफ भी करते हैं। एरिया अगर हम, और हम सब लोग ये भी जानते हैं कि एरिया का फार्मूला क्या होता है, इंटीग्रल एफ एक्स इंटू डी एक्स बिटवीन द ऑर्डिनेट x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू x इक्वल टू माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट। तो इसको हम इंटीग्रेट करें अगर, तो एफ एक्स की वैल्यू रख देंगे 1 अपॉन सिग्मा रूट 2 पाई ई टू द पावर माइनस हाफ एक्स माइनस म्यू अपॉन सिग्मा टू द पावर 2 dx। ये देखिए ये कांस्टेंट है, इसको हम बाहर कर लेंगे।
और x माइनस म्यू अपान सिग्मा को z कंसीडर कर लें तो यहाँ से dx इक्वल टू हो जाएगा सिग्मा dz। ओके, तो ये हो जाएगा e टू द पावर माइनस जेड स्क्वायर बाई 2 सिग्मा dx की जगह पे हो जाएगा सिग्मा dz। ओके, सिग्मा से सिग्मा कैंसिल आउट और आप देख रहे हैं ये एक इवन फंक्शन है, z को माइनस जेड से रिप्लेस करेंगे तो सेम इंटीग्रेंड आ जाएगा। ओके, तो इवन फंक्शन होने से हम डेफिनेट इंटीग्रल की प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग ये हो जाएगा 0 टू इनफाइनाइट इंटू 2 टाइम्स। ओके, 2 से √2 कैंसिल, दिस इज √2 अपान पाई e टू द 0 टू इनफाइनाइट। यहाँ पर जेड स्क्वायर बाई 2 को अगर हम t कंसीडर कर लें तो ये हो जाएगा जेड डी जेड इक्वल्स टू डी टी एंड डी जेड इक्वल टू डी टी अपॉन जेड। जेड की वैल्यू है √2t, तो ये आ जाएगा। टी जेड की वैल्यू यहाँ पे सब्सटीट्यूट कर देंगे। √2 से √2 कैंसिल आउट, दिस इज 1 अपॉन रूट पाई e टू द पावर माइनस टी और √2 को हम न्यूमिनेटर में ले जाएंगे, दिस इज t टू द पावर माइनस हाफ डी टी और t टू द पावर माइनस हाफ को हम लोग लिख सकते हैं हाफ माइनस 1। ओके, तो ये आपका गामा फंक्शन की फॉर्म में आ गया। इसकी वैल्यू हो जाएगी, गामा फंक्शन हम लोग जानते हैं, गामा n इज इक्वल टू 0 टू इनफाइनाइट e टू द पावर माइनस एक्स एक्स टू द पावर n माइनस 1। दिस इज गामा हाफ और गामा हाफ की वैल्यू होती है रूट पाई, तो रूट पाई से रूट पाई कैंसिल, दिस इज 1। तो आप देख रहे हैं कि एरिया अंडर कर्व की वैल्यू कितनी आ गई, 1। इसका मतलब ये हो गया कि नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन का कर्व एक्स एक्सिस के साथ जो एरिया कवर करता है उसकी वैल्यू 1 होती है। और चूंकि ये ग्राफ एक्स इक्वल टू म्यू लाइन के अबाउट सिमेट्रिकल होता है, इसका मतलब जितना एरिया एक्स इक्वल टू म्यू लाइन के लेफ्ट साइड में होगा उतना ही राइट साइड में होगा, मीन्स इक्वली डिवाइडेड होगा। इसका मतलब 0.5 एरिया इधर होगा और 0.5 एरिया राइट साइड में होगा। ओके, हमारे पास कुछ एरिया की प्रॉपर्टी हैं, तो आप यहाँ पे देखिए। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम एरिया की बात करें तो आप देखिए हमने आपको जो ग्राफ बताया है वो ग्राफ है ये, जब प्रोबेबिलिटी हम रैंडम वेरिएबल x की फॉर्म में लेते हैं तो ये x इक्वल टू म्यू पॉइंट है, इस पॉइंट के अबाउट सिमेट्रिकल रहता है ग्राफ। ओके, इस तरह से। और सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन है, तो ये पॉइंट हो जाएगा x इक्वल टू म्यू प्लस सिग्मा, ये पॉइंट हो जाएगा म्यू माइनस सिग्मा। ओके, ये पॉइंट हो जाएगा म्यू प्लस 2 सिग्मा, ये पॉइंट हो जाएगा म्यू माइनस 2 सिग्मा एंड दिस पॉइंट इज म्यू प्लस 3 सिग्मा एंड दिस पॉइंट इज म्यू माइनस 3 सिग्मा। ओके, तो आपकी जो प्रॉपर्टी है वो ये है कि एरिया वाइज आप देख रहे हैं कि म्यू माइनस सिग्मा और म्यू प्लस सिग्मा के बीच का जो एरिया है ये एरिया, ओके, ये एरिया, इस एरिया की वैल्यू है 0.8626। ओके, और ये एरिया ही प्रोबेबिलिटी को बताता है। इसका मतलब ये हो जाएगा कि म्यू माइनस सिग्मा रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू जब म्यू माइनस सिग्मा से म्यू प्लस सिग्मा के बीच में होगी तो इसकी प्रॉपर्टी 0.68, इसकी प्रोबेबिलिटी 0.6826 होगी। ओके, इसी तरह से आप देखिए अगर हम एरिया कंसीडर करें म्यू माइनस 2 सिग्मा से लेकर म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच में अगर रैंडम वेरिएबल की वैल्यू है तो आपकी जो एरिया होगा वो ये होगा, ये पूरा यहाँ तक एरिया होगा। ओके,
और इस एरिया की वैल्यू होगी 0.9544। ओके, यहाँ से लेकर यहाँ तक का एरिया हो जाएगा 0.9544। या हम यूँ कहें कि जब रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू μ-2 सिग्मा से लेकर μ+2 सिग्मा के बीच में होगी तो प्रोबेबिलिटी होगी 0.9544। ओके, और अगर रैंडम वेरिएबल x की वैल्यू μ-3 सिग्मा से μ+3 सिग्मा के बीच में होगी तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 0.9973। ओके, और आप जानते हैं कि टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी -इनफाइनाइट से लेकर +इनफाइनाइट के बीच में? टोटल प्रोबेबिलिटी होगी 1। तो आप देख रहे हैं कि μ-3 सिग्मा से लेकर μ+3 सिग्मा तक प्रोबेबिलिटी हो जा रही है 0.9973। तो आप देख रहे हैं कि मैक्सिमम एरिया या यूं कहिए मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी कवर हो रही है μ-3 सिग्मा से लेकर μ+3 सिग्मा के बीच में। रेस्ट एरिया में जो प्रोबेबिलिटी होगी वो कितनी हो जाएगी? इसको अगर हम 1 से सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये हो जाएगी 0.9973। तो ये हो जाएगा 7 और 9 2 0 0। मीन्स जो रेस्ट एरिया होगा उसमें प्रोबेबिलिटी होगी 0.0027। ठीक है, ये हमने आपको जो ग्राफ बताया वो उस केस में बताया जब रैंडम वेरिएबल हम x लेते हैं। अगर हम स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ले लें तो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में हमने आपको बताया कि पीछे प्रॉपर्टी में भी बता चुके हैं कि जो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व हम लाते हैं अगर हम सब्स्टिट्यूशन ये कर दें z = x - μ/σ तो हमारा प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन फॉर z क्या हो जाएगा? 1/√2 पाई e⁻² z²/2। ठीक है, एंड z लाइज बिटवीन -इनफाइनाइट टू +इनफाइनाइट। और हमने बताया कि स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट के लिए मीन हो जाता है 0 और स्टैंडर्ड डेविएशन हो जाता है 1। ओके, तो आप अगर φz स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व ड्रा करेंगे तो z = 0 मीन होगा। z = 0 मीन्स x एक्सिस को अगर हम z एक्सिस मान लें और y एक्सिस को अगर हम φz मान लें। ओके, तो z = 0 ये लाइन मीन की लाइन हो जाएगी। ठीक है, ओरिजिन शिफ्ट हो जाएगी x = μ से शिफ्ट होकर किस पे आ जाएगी? z = 0 पे हो जाएगी। ठीक है, और इसके अबाउट कर्व सिमेट्रिकल होगा तो ये सिमेट्रिकल हो जाएगा। क्लियर? अब आप देख रहे हैं यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू कितनी है? 1। तो ये हो जाएगा पॉइंट जो यहाँ पर μ+σ है वो यहाँ पर z = 1 होगा। ओके, और जो यहाँ पर μ-σ पॉइंट है वो स्टैंडर्ड नॉर्मल कर्व में z = -1 की लाइन होगी। ठीक है, तो ये एरिया इस एरिया के बराबर होगा। मीन्स ये हमने यहाँ पे मेंशन भी किया है कि जो एरिया या प्रोबेबिलिटी x की वैल्यू μ-σ से μ+σ के बीच में होती है वही वैल्यू z = -1 से लेकर +1 के बीच में होती है। ठीक है, जो वैल्यू यहाँ पर देखिए μ+2 सिग्मा है वो यहाँ पर z = 2 के बराबर होगा। ठीक है, यहाँ पर जो वैल्यू μ-2 सिग्मा के लिए है वो वैल्यू यहाँ पर z = -2 के लिए हो जाएगी z के टर्म में। ठीक है, जो x = μ+3 सिग्मा है तो उसके करस्पॉन्डिंग z कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। यहाँ पर μ-3 सिग्मा जब x की वैल्यू है तो z की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3। तो ये देखिए हमने प्रोबेबिलिटी x के टर्म में और पैरेलली हमने z के टर्म में लिखी है। ओके, तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम
रैंडम वेरिएबल x का ग्राफ खींचें या स्टैंडर्ड नॉर्मल वेरिएट z का ग्राफ खींचें, दोनों का ग्राफ सेम होता है, बस ओरिजिन इसका चेंज होता है। ठीक है, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन देखिए। ए सैंपल ऑफ 100 ड्राई बैटरी सेल टेस्टेड टू फाइंड द लेंथ ऑफ लाइफ produced the following result. Mean is 12 hours and standard deviation is 3 hours. Assuming the data to be normally distributed, what percentage of battery cells are expected to have life? First is more than 15 hours, second is less than 6 hours, and third is between 10 and 14 hours. Okay. कहने का मतलब ये है कि 100 बैटरी सेल्स हैं, उनकी हम लाइफ देखते हैं, लेंथ ऑफ लाइफ। तो आप देखते हैं उनकी आप लेंथ ऑफ लाइफ का जो एवरेज है, मीन है, वो 12 आवर्स है और जो उनका स्टैंडर्ड डेविएशन है वो 3 आवर्स है। डेटा को नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूशन ट्रीट करते हुए आपको ये बताना है कि उन 100 बैटरी सेल्स में कितने परसेंट बैटरी सेल्स ऐसी होंगी जिनकी लाइफ 15 घंटे से ज़्यादा होगी, जिनकी लाइफ 6 घंटे से कम होगी, और तीसरा है जिनकी लाइफ 10 घंटे से लेकर 14 घंटे के बीच में होगी। ओके, तो यहाँ पर जो रैंडम वेरिएबल है आप देख रहे हैं, यहाँ पर रैंडम वेरिएबल x जो है वो लेंथ ऑफ लाइफ ऑफ बैटरी सेल्स हैं। तो आप देख रहे हैं जो कि आवर्स में है, तो आप देख रहे हैं कि जो लेंथ ऑफ लाइफ है वो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्योंकि ये वैल्यू कुछ भी हो सकती है 2 सर्टेन लिमिट्स के बीच में। ठीक है, जैसे 1 आवर भी हो सकती है, 1.2 आवर भी हो सकती है, 1.3 या 2.5 आवर्स भी हो सकती है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x कैन टेक ईच एंड एवरी वैल्यू बिटवीन 2 सर्टेन लिमिट्स। इट मीन्स x इज ए कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल, और नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन में x क्या होता है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल ही होता है। ठीक है, अब आप देखिए मीन गिवन है x बार इक्वल टू 12 आवर्स और स्टैंडर्ड डेविएशन इज गिवन 3 आवर्स। ओके, आप सभी लोग जानते हैं कि z इक्वल टू होता है x माइनस म्यू अपॉन सिग्मा। ठीक है, यहाँ पे देखिए म्यू की वैल्यू है 12 और सिग्मा की वैल्यू है 3। ओके, तो पहला आपका पार्ट है आपको लेंथ ऑफ परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स निकालना है जिनकी लाइफ 15 आवर से ज़्यादा है। मीन्स x इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग आपको z की वैल्यू निकालनी है। हम z की वैल्यू इसलिए निकालते हैं क्योंकि हमको जो नॉर्मल टेबल गिवन होती है वो z के टर्म में गिवन होती है, इसलिए हम हमेशा हर एक x की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू इवेलुएट करेंगे। तो z इक्वल टू हो जाएगा 15 माइनस 12 अपॉन 3, दैट इज़ 3/3, दैट इज़ 1। तो x इक्वल टू 15 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू 1 आ गई। तो आपको क्या निकालना है, मोर देन 15 आवर्स, मीन्स प्रोबेबिलिटी फॉर x ग्रेटर देन 15। इट मीन्स पी जेड ग्रेटर देन 1, क्योंकि आपको पता है कि 15 के करस्पॉन्डिंग जेड की वैल्यू कितनी है, 1 है। ठीक है, अब आप इसका ग्राफ ड्रा करिए। तो देखिए आप ग्राफ आपका ये होता है, ये जेड इक्वल टू 0 है और जेड इक्वल टू 1 आपको देखना है। तो ये मान लीजिए आपका जेड इक्वल टू 1 लाइन है। ओके, और ग्रेटर देन 1 की बात हो रही है, तो इसका मतलब ग्रेटर का मतलब ये होता है हमेशा हम लाइन के राइट साइड की तरफ देखेंगे, राइट साइड का पोर्शन,
और लेस देन के लिए हम हमेशा लाइन के लेफ्ट साइड का पोर्शन देखते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए कि z ग्रेटर देन 1 मीन्स आपको इस एरिया की बात की जा रही है, ये एरिया आपको निकालना है, ठीक है। ओके, तो आप देखिए आपको टेबल में, नॉर्मल टेबल में जो भी एरिया दिया रहता है वो z इक्वल टू 0 लाइन से z इक्वल टू 1 लाइन के बीच में दिया रहता है। मीन्स सारे एरिया जो टेबल में दिए होंगे वो z इक्वल टू 0 लाइन से दिए होंगे, ठीक है। तो ये एरिया आपको टेबल में गिवन होगा, ये वाला जिसको हम क्रॉस से डिनोट कर रहे हैं, ये टेबल में गिवन होगा। ओके, और आपको निकालना ये लाइन से शेडेड एरिया। तो आप सभी लोग जानते हैं कि टोटल ग्राफ का एरिया कितना होता है 1, तो 0.5 इधर होगा और 0.5 इधर टोटल एरिया होगा इस साइड पे, राइट साइड पे। ओके, और आपको शेडेड एरिया निकालना है, इट मीन्स 0.5 माइनस इस क्रॉस एरिया को अगर हम लिख दें तो ये हो जाएगा। और ये एरिया हम देख लेंगे टेबल से। तो टेबल में आप आइए, तो टेबल में आपको z इक्वल टू 1 तक का एरिया निकालना है, z इक्वल टू 0 से लेकर z इक्वल टू 1 तक का एरिया। तो आप देखेंगे टेबल में, ये आपकी स्टैंडर्ड नॉर्मल की टेबल है। इसमें डेसिमल के 1 प्लेसेस तक की वैल्यू वर्टिकली लिखी हुई हैं और डेसिमल के 2 प्लेसेस तक की वैल्यू हॉरिजेंटली लिखी हुई हैं। आपको z इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ये z इक्वल टू 1 ये हो जाएगा। और पॉइंट में 0 0 पे जाना है क्योंकि आपको 1.00 की वैल्यू निकालनी है, दैट इज़ 0.3413। ओके, तो z इक्वल टू 1 पर एरिया की वैल्यू कितनी है 0.3413। तो आपका ये क्रॉस वाला जो एरिया है इसकी वैल्यू कितनी है 0.3413। तो इसको हम 0.5 से सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये वाला एरिया आ जाएगा शेडेड एरिया। तो ये हो जाएगा 0.3413। तो ये वैल्यू आ जाएगी 0.5 माइनस 0.3413, दैट इज 0.1587। ये प्रोबेबिलिटी आ जाएगी, ऐसे बैटरी सेल्स की प्रोबेबिलिटी आ जाएगी जिनकी लाइफ 15 घंटे से ज़्यादा है। और आपको परसेंटेज निकालना है, तो परसेंटेज के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो दैट इज़ 15.87% सेल ऐसे हैं जिनकी लाइफ 15 घंटे से ज़्यादा है। ओके, अब हम सेकंड पार्ट पे आ जाते हैं। सेकंड पार्ट आपका है कि परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल बताना है जिनकी लाइफ 6 घंटे से कम है। तो आप देखिए सेकंड पोर्शन में x इक्वल टू 6 आवर के करस्पॉन्डिंग हम z की वैल्यू निकालेंगे। z होता है x माइनस 12/3, दिस इज 6 माइनस 12/3, दिस इज माइनस 6/3, दैट इज -2। तो आप देख रहे हैं 6x इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी है -2। और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी फॉर x लेस देन 6 आवर्स। ओके, तो दिस इज इक्वल टू z इज लेस देन -2 क्योंकि x इक्वल टू 6 के करस्पॉन्डिंग z की वैल्यू कितनी है -2। अब आप ग्राफ ड्रा करेंगे, तो आप ग्राफ देखिए, ये आपका स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्राफ है, z इक्वल टू 0 लाइन। आपको बताना है z लेस देन -2 का एरिया। तो ये -1 है, ये -2 मान लीजिए, ये -2 की लाइन हो जाएगी। और लेस है, लेस का मतलब होता है लेफ्ट साइड का एरिया। तो आपको ये कलर्ड एरिया निकालना है। ओके, और आपको पता है कि सारी वैल्यूज़ जो होती हैं वो एरिया की टेबल में सारी वैल्यूज़ z इक्वल टू 0 से गिवन होती हैं। तो ये एरिया हम टेबल से निकाल लेंगे।
मीन्स 0.5 माइनस क्रॉस वाला एरिया। तो क्रॉस वाला एरिया आप देखिए z इक्वल टू -2 के लिए। ओके, अच्छा, चूंकि सिमेट्रिकल ग्राफ होता है तो जैसा z इक्वल टू +2 के लिए होगा उतना ही एरिया z इक्वल टू -2 के लिए होगा। तो टेबल में आपको सारे पॉजिटिव एरियाज दिए रहते हैं z की पॉजिटिव वैल्यू के लिए। तो z इक्वल टू 2 आप देखिए ये है, ये z इक्वल टू 2 है, इसके 0.00 पर इसकी वैल्यू कितनी है 0.4772। तो ये वैल्यू हो जाएगी 0.4772, ये क्रॉस वाले एरिया की वैल्यू। 0.5 आधे कर्व की वैल्यू है तो इसको इससे सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो ये आ जाएगा आपका 0.5 माइनस 0.4772, दैट इज 0.0228। अगर हम इसको परसेंटेज में, ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी ऐसे सेल्स की जिनकी लाइफ 6 घंटे से कम है, और अगर हम परसेंटेज निकालेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2.28% सेल्स की लाइफ 6 आवर से कम है। अब आपका तीसरा पार्ट है परसेंटेज ऑफ बैटरी सेल्स whose expected life is between 10 and 14 hours। ओके, तो x इक्वल टू 10 के करेस्पॉन्डिंग हम z निकाल लेंगे तो z की वैल्यू आ जाएगी अब आप देखिए x इक्वल टू 10 के करेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू हो जाएगी 10 - 12/3 बाई दिस फार्मूला, ये हमने आपको बताया है, ठीक है। और ये वैल्यू आ जाएगी 10 - 12 इज़ -2/3, -2/3 इज़ -0.667। इसी तरह से हम x इक्वल टू 14 के करेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू निकाल लेंगे तो ये हो जाएगा 14 - 12/3 दैट इज़ 2/3, दैट इज़ प्लस का 0.667। तो आप देख रहे हैं x इक्वल टू 10 के करेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आ गई -0.667 और x इक्वल टू 14 के करेस्पॉन्डिंग z की वैल्यू आ गई 0.667। और आपको बताना है लाइफ ऑफ सेल, प्रोबेबिलिटी ऑफ लाइफ ऑफ सेल बिटवीन 10 आवर एंड 14 आवर्स, मीन्स x 10 से लेकर 14 के बीच की प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। z के टर्म में अगर देखें तो ये हो जाएगा -0.667 से z की वैल्यू प्लस का 0.667 तक। ओके, अगर हम ग्राफ में देखें तो ये स्टैंडर्ड नॉर्मल ग्राफ हो जाएगा और ये z इक्वल टू 0 हो जाएगा। अगर हम इसको z इक्वल टू 0.667 मान लें इस लाइन को, तो लेफ्ट साइड में हो जाएगा ये माइनस का 0.667। ओके, और आपको निकालना है प्रोबेबिलिटी z की वैल्यू -0.667 से लेकर +667 तक। तो मीन्स आपको ये एरिया निकालना है। ओके, तो ये एरिया आप देखिए, आपको जो टेबल में एरिया दिया रहता है वो हमेशा z इक्वल टू 0 से गिवन होता है। तो आप देख रहे हैं कि ये हो जाएगा 2 टाइम्स, मतलब z इक्वल टू 0 के एक और जितना है उतना ही एरिया दूसरी ओर है। तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं PZ 0 से लेकर 0.667 तक, ये 2 टाइम्स हो जाएगा। यहाँ से यहाँ तक के एरिया का 2 टाइम्स हम लिख सकते हैं और ये एरिया हम टेबल से देख सकते हैं। तो आप देखिए 0.667 हम लोगों को डेसिमल के 2 पॉइंट तक गिवन रहता है, तो 0.667 को हम लोग 0.67 भी कह सकते हैं। तो 0.6 आप यहाँ पे देखिए, ये 0.6 है और डेसिमल के 2 पॉइंट पर हम यहाँ पे देखेंगे हॉरिजेंटली, तो आप देख रहे हैं 0.6 और 7, 0.07 ये हो जाएगा, ये 0.07 है। तो 0.6 से हम लोग देखेंगे 0.07 पे, तो ये वैल्यू आ रही है
0.2486, 0.2486। तो एक साइड का एरिया हो जाएगा 0.2486, तो ये हो जाएगा 0.2846। ओके, इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू 0.2846, दैट इज़ 0.5692। ये प्रोबेबिलिटी हो जाएगी बैटरी सेल्स की जिनकी लाइफ 10 घंटे से 14 घंटे के बीच में है। और परसेंटेज निकालना होगा तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाएगा परसेंटेज। ओके।